रात के 2:30 बज रहे थे। ताज होटल के अंदर खूब अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ धुआं और लाशें थीं। एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि आतंकवादी तीसरी मंजिल पर छिपे हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, अंधेरे से AK-40 की गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उनके साथी कमांडो सुनील यादव को गोली लगी और वो गिर पड़े। मेजर संदीप के पास पीछे हटने का मौका था, लेकिन उन्होंने अपने साथी को पीछे खींचा और पलटकर अपनी टीम से वो आखिरी शब्द कहे जो आज इतिहास बन चुके हैं, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और वो अकेले ही उस मौत के मुंह में कूद गए। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है भारत के उन शूरवीरों की जिन्होंने 60 घंटे तक मौत से आंख मिचोली खेली थी। ये कहानी है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की। अब चलिए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 26 नवंबर 2008 शाम के 8 बज रहे थे। अरब सागर में हमेशा की तरह लहरें उठ रही थी, लेकिन उस रात उन लहरों का शोर कुछ अलग था, क्योंकि उस गहरे काले पानी के बीच एक बहुत बड़ी साजिश भारत की तरफ बढ़ रही थी। कराची से एक पाकिस्तानी नाव अल हुसैनी निकली थी। उस पर 10 लड़के सवार थे। उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच रही होगी। देखने में वो किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसे लगते थे, लेकिन उनके इरादे शैतानी थे। बीच समुद्र में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया। उसके कप्तान अमर सिंह सोलंकी ने शायद उनसे दया की भीख मांगी होगी, लेकिन उन आतंकवादियों ने बेरहमी से उनका गला रेत दिया और उनकी लाश को वहीं छोड़ दिया। ये इस हमले का पहला खून था जिसे किसी ने नहीं देखा। जब मुंबई की रोशनियां दिखाई देने लगीं, तो वो 10 आतंकवादी रबर की छोटी डिंगी में बैठ गए और कोलाबा के मच्छीमार नगर के पास उतरे। वो इतने शांत थे कि वहां मौजूद मछुआरों को लगा कि शायद ये कोई स्टूडेंट हैं या टूरिस्ट हैं जो मुंबई घूमने आए हैं। लेकिन उन भारी बैग्स के अंदर मौत का सामान था। हर एक बैग में एक AK-47 राइफल, 8 हैंड ग्रेनेड्स, पिस्तौल, RDX और बादाम किशमिश के पैकेट थे, ताकि वो लंबी लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने अलग अलग टैक्सियां रोकी और शहर में घुलने मिलने निकल पड़े। घड़ी की सुई 9:30 की तरफ बढ़ रही थी और मौत का टाइमर शुरू हो चुका था। सबसे पहले 2 आतंकवादी अजमल कस्साब और इस्माइल खान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST पहुंचे। ये मुंबई का दिल है, जहां हर वक्त हजारों लोगों की भीड़ रहती है। कस्साब और इस्माइल टॉयलेट में गए, अपने हथियार लोड किए और बाहर निकलकर उन्होंने बस ट्रिगर दबा दिया। स्टेशन की ऊंची छत की वजह से गोली की आवाज बादलों की गर्जन जैसी लग रही थी। पहले कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया। लोगों को लगा शायद कोई पटाखा फूटा है, लेकिन जब एक बच्चा अपनी मां की गोद से गिर पड़ा और फर्श पर खून फैलने लगा, तब वहां भगदड़ मच गई। कसाब के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो लोगों को ऐसे मार रहा था जैसे वो कीड़े मकोड़े हों। वहां मौजूद रेलवे अनाउंसर विष्णु जेंडे ने अपनी जान की परवाह किए बिना माइक पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि भागो, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दूर हटो, स्टेशन खाली करो। उनकी सूझबूझ ने सैकड़ों जानें बचाईं, लेकिन फिर भी 58 लोग उस प्लेटफॉर्म पर मारे गए। खून इतना ज्यादा था कि लोगों के जूते उसमें फिसल रहे थे। ठीक उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में कोलाबा के मशहूर लियोपोल्ड कैफे में 2 और आतंकवादी शोएब और नजीर दाखिल हुए। वहां विदेशी पर्यटकों की भीड़ थी। वो लोग डिनर कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। शोएब ने अपनी जेब से ग्रेनेड निकाला, पिन खींची और भीड़ के बीच फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही कांच, टेबल और इंसानी जिस्म हवा में उड़ गए। मुंबई की सड़कों पर अब अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए दौड़ रही थीं, लेकिन पुलिस के पास जो हथियार थे वो अंग्रेजों के जमाने की पुरानी राइफल्स थीं और सामने दुश्मन के पास अत्याधुनिक AK-47 थी। ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। CST से निकलकर कसाब और इस्माइल कामा हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहां अंधेरे में एक भयानक मुठभेड़ हुई। मुंबई पुलिस के ATS चीफ हेमंत करकरे, ACP अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर एक ही गाड़ी में थे। एक संकरी गली में कसाब और इस्माइल ने झाड़ियों के पीछे छिपकर उन पर गोलियां बरसाईं। हमारी पुलिस के ये 3 सबसे बड़े स्तंभ उस रात ढह गए। वो शहीद हो गए।
इसके बाद कसाब और इस्माइल ने उनकी पुलिस वैन हाईजैक की और गिरगांव चौपाटी की तरफ भागे। लेकिन वहां एक चमत्कार होने वाला था। वहां एक पुलिस बैरिकेड पर एक साधारण सा एएसआई खड़ा था, जिनका नाम था तुकाराम ओम्बले। उनके पास सिर्फ एक लाठी थी। जब कसाब की गाड़ी वहां रुकी तो तुकाराम ओम्बले ने कसाब की राइफल की नली पकड़ ली। कसाब ने ट्रिगर दबा दिया। गोलियां तुकाराम के पेट और छाती को चीरती गईं। 1, 2, 3, 5 गोलियां। लेकिन तुकाराम ने पकड़ ढीली नहीं की। वो कसाब के ऊपर गिर पड़े और उसे जकड़े रखा। उनकी इस पकड़ ने बाकी पुलिस वालों को मौका दे दिया और कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। अगर उस रात तुकाराम ओम्बले ने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो शायद दुनिया को कभी सबूत नहीं मिलता कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर के दूसरे हिस्सों में बाकी 8 आतंकवादियों ने अपने सुरक्षित ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। ताज होटल में 4 आतंकी हफीज, अरशद, जावेद, शोएब और नजीर अंदर घुस चुके थे। उन्होंने लॉबी में कत्लेआम मचाया और फिर ऊपर की मंजिलों पर जाकर मेहमानों को बंधक बना लिया। ओबरॉय ट्राइडेंट में अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ने रिसेप्शन को गोलियों से छलनी कर दिया और कमरों में घुस गए। नरीमन हाउस में बाबर, इमरान और नासिर ने यहूदी सेंटर पर हमला किया। वहां रब्बी गैब्रियल और उनकी गर्भवती पत्नी को बंधक बना लिया। आधी रात हो चुकी थी। मुंबई जल रही थी। पुलिस होटल के बाहर लाचार खड़ी थी क्योंकि आतंकियों ने होटल्स को किलिंग जोन्स में बदल दिया था। वो रुक रुक कर ग्रेनेड फेंक रहे थे। ताज होटल के जनरल मैनेजर करमबीर कांग खुद अपनी आंखों के सामने अपना होटल जलते देख रहे थे। उन्हें खबर मिली कि उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे 6ठी मंजिल पर आग में फंसे हैं। वो बेबस थे। वो उन्हें नहीं बचा पाए। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन करमबीर कांग ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। वो खड़े रहे और बाकी मेहमानों को बाहर निकालते रहे। ताज का स्टाफ जो चाहता तो भाग सकता था। वो मेहमानों के आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। ये था जज्बा उस रात का जो आतंक पर भारी पड़ रहा था। इधर दिल्ली में एनएसजी मुख्यालय में अलार्म बज चुका था। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के कमांडोज अपनी नींद छोड़कर 15 मिनट में तैयार हो गए थे। काली वर्दी, बैलिस्टिक हेलमेट और MP5 सब मशीन गन। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उन्हें मुंबई ले जाने वाला विमान IL-76 तैयार नहीं था। उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया। पायलट को बुलाया गया। प्लेन में फ्यूल भरा गया। जरा सोचिए उन कमांडोज की हालत। वो रनवे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वो अपने फोन पर खबरें देख रहे थे कि उनका देश जल रहा है, लोग मर रहे हैं और वो एक हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हैं। वो हर एक मिनट जो बर्बाद हो रहा था मुंबई में किसी की मौत का सबब बन रहा था। वो गुस्सा, वो बेबसी किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। आखिरकार सुबह 5 बजे वो मुंबई पहुंचे। बस में बैठकर जब वो कोलाबा की तरफ बढ़े तो सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ एम्बुलेंस की आवाजें थीं। और फिर उनके सामने आया ताजमहल पैलेस। वो ऐतिहासिक इमारत अब धुएं और आग में लिपटी थी। खिड़कियों से लपटें निकल रही थीं। कर्नल सुनील श्योराण ने ऑपरेशन की कमान संभाली और ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लैक टॉर्नेडो, यानी एक ऐसा काला बवंडर जो आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कमांडोज ने ताज में एंट्री ली। अंदर बिजली काट दी गई थी। पानी के पाइप फट चुके थे। फर्श पर कांच, खून और पानी का कीचड़ था। हवा में बारूद और जलते हुए मांस की गंध थी जो सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। कमांडोज ने अपने नाइट विजन गॉगल्स ऑन किए। अब उन्हें सब कुछ हरे रंग में दिख रहा था। आतंकी बहुत चालाक थे। वो अकेले नहीं लड़ रहे थे। वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से फोन पर बात कर रहे थे। हैंडलर्स उन्हें टीवी देखकर बता रहे थे कि पुलिस कहां है और फौज कहां से आ रही है। वो उन्हें निर्देश दे रहे थे कि आग लगा दो, ग्रेनेड फेंको, मीडिया में क्या दिखा रहे हैं वो देखो।
ये एक डिजिटल वॉर भी थी। कमांडोज को अपनी रणनीति हर पल बदलनी पड़ रही थी। कमांडोज को रूम इंटरवेंशन करना पड़ा। हर कमरे का दरवाजा तोड़ना, फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंकना और अंदर घुसकर चेक करना। ये काम सैकड़ों कमरों में करना था और हर दरवाजे के पीछे मौत हो सकती थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम के साथ ताज के नॉर्थ विंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि आतंकी तीसरी मंजिल पर हैं। जैसे ही मेजर संदीप ऊपर आए, अंधेरे में छिपे आतंकी शोएब ने मशीन गन से एम्बुश लगाया। गोलियों की बौछार हुई। कमांडो सुनील यादव को गोलियां लगीं और वो खून से लथपथ होकर गिर पड़े। मेजर संदीप पिलर के पीछे सुरक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा नहीं चुनी। वो बाहर निकले और सुनील को खींचकर पीछे किया। आतंकियों की फायरिंग रुक नहीं रही थी। मेजर संदीप समझ गए कि अगर आतंकी वहां जमे रहे तो पूरी टीम खतरे में है। उन्होंने पलटकर अपनी टीम से वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी हर फौजी के दिल में गूंजते हैं, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और वो अकेले, जी हां, शेर की तरह अकेले उस अंधेरी सीढ़ी पर दौड़ पड़े। उन्होंने जवाबी फायरिंग की। उन्होंने शोएब को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुके थे। एक गोली उनके हाथ पर लगी, दूसरी उनके सीने पर। वो गिरे, लेकिन उनकी बंदूक तब तक आग उगलती रही जब तक उनकी सांसें नहीं थम गई। मेजर संदीप ने अपनी जान दी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को बचा लिया। उनकी शहादत ने बाकी कमांडोज की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग भर दी। उधर नरीमन हाउस में हालात और भी खराब थे। ये कोलाबा की तंग गलियों में बनी एक 5 मंजिला इमारत थी। आतंकी बाबर, इमरान और नासिर ऊपर की मंजिलों पर थे और सीढ़ियों पर उन्होंने RDX बिछा रखा था। नीचे से जाने का मतलब था मौत। तो NSG ने फैसला किया कि हम हवा से हमला करेंगे। 28 नवंबर की सुबह पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा जब एक MI-17 हेलीकॉप्टर नरीमन हाउस के ठीक ऊपर आकर रुका। रोटर की तेज हवा से आसपास की दुकानों के बोर्ड उखड़ रहे थे। रस्सियां फेंकी गईं और हवलदार गजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ हवा में तैरते हुए छत पर उतरे, जिसे स्लिदरिंग कहते हैं। छत पर उतरते ही उनका स्वागत धमाकों से हुआ। आतंकी नासिर सीढ़ियों पर ग्रेनेड लेकर खड़ा था। जैसे ही गजेंद्र सिंह ने पैर जमाए, ग्रेनेड फटा, लेकिन गजेंद्र सिंह हिले नहीं। उन्होंने अपनी राइफल से कवर फायर दिया। वो एक ढाल बनकर खड़े रहे ताकि उनकी टीम अंदर घुस सके। कई गोलियां लगने के बाद हवलदार गजेंद्र सिंह छत पर ही शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने नरीमन हाउस का दरवाजा खोल दिया था। बाद में कमांडोज ने रॉकेट लॉन्चर से दीवारों को तोड़ा और मलबे के नीचे से बाबर और नासिर की लाशें निकाली। उधर ओबरॉय ट्राइडेंट में कमांडोज ने धैर्य से काम लिया। वहां आतंकी अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ने कमरा नंबर 18 को अपना बंकर बना लिया था। NSG ने हार्ट बीट डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक एक कमरे को आइसोलेट किया। जब फहदुल्ला ने खिड़की से ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तो बाहर दूसरी बिल्डिंग में बैठे NSG स्नाइपर ने अचूक निशाना लगाया। कांच टूटने की आवाज के साथ फहदुल्ला वहीं ढेर हो गया। अंदर घुसी टीम ने अब्दुल रहमान को भी नहीं बख्शा। ट्राइडेंट से सबसे ज्यादा विदेशी नागरिकों को जिंदा बचाया गया। अब 60 घंटे बीत चुके थे। ट्राइडेंट साफ हो चुका था, नरीमन हाउस साफ हो चुका था, लेकिन ताज में अभी भी हाफिज अरशद और जावेद जिंदा थे। ये दोनों बहुत ट्रेन थे और इन्होंने ग्राउंड फ्लोर के हार्बर बार और वसाबी रेस्टोरेंट में खुद को बैरिकेड कर लिया था। उन्होंने वहां आग लगा दी थी ताकि धुएं की आड़ में वो बच सकें। अब NSG के पास और इंतजार करने का वक्त नहीं था। कमांडोज ने कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर्स अपने कंधों पर रखे और फायर करने का आदेश मिला। एक के बाद एक धमाकों ने रेस्टोरेंट की दीवारों को उड़ा दिया। पूरा कमरा मलबे और धुएं में तब्दील हो गया। कमांडोज ने थर्मल इमेजिंग कैमरे में देखा कि मलबे के बीच 2 आकृतियां अभी भी हिल रही हैं।
बिना किसी चेतावनी के कमांडोज ने अपनी बंदूकों का मुंह खोला और तब तक फायर किया जब तक हलचल पूरी तरह बंद नहीं हो गई। एक आतंकी खिड़की से बाहर गिरा और दूसरा मलबे में दबा मिला। रेडियो पर एनएसजी कमांडर की आवाज आई, एक्सरे डाउन, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। घड़ी में 29 नवंबर की सुबह के 8 बज रहे थे। जब एनएसजी कमांडोज ताज होटल के मुख्य द्वार से बाहर निकले तो सुबह का सूरज निकल रहा था। वो किसी फिल्मी हीरो जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे, वर्दी पसीने और खून से सनी थी, आंखें लाल थीं। वो लड़खड़ा रहे थे क्योंकि पिछले 3 दिनों से उन्होंने न खाना खाया था न सोए थे। लेकिन गेट के बाहर खड़ी मुंबई की जनता ने जब उन्हें देखा तो सन्नाटा टूट गया। पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। लोग रो रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उनके पैरों में फूल डाल रहे थे। वो थकान, वो दर्द, सब उन नारों में कहीं खो गया। उस रात हमने जीता। हमने उन 10 राक्षसों कमांडो, साब, इस्माइल, हफीज, जावेद, शोएब, नजीर, रहमान, फहदुल्ला, बाबर और नासिर को नर्क भेजा। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। हमने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसा बेटा खोया। हमने हवलदार गजेंद्र सिंह जैसा पिता खोया। हमने हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे लीडर खोए। और 166 बेगुनाह लोग जो अपने परिवार के पास कभी नहीं लौट सके। आज ताज होटल फिर से अपनी शान से खड़ा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर लहरें आज भी टकराती हैं। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो हमें याद दिलाता है कि जब भी अंधेरा भारत को घेरने की कोशिश करेगा, कोई न कोई काली वर्दी वाला उस अंधेरे को चीर कर सूरज लेकर आएगा। ये कहानी है हमारे गर्व की, ये कहानी है अदम्य साहस की। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।